नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र कात्यायन। हमारे इस शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणामों पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनय जी हमारे साथ रहेंगे। उससे पहले हमारे दर्शकों से, हमारे दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी ये वार्ता कैसी रही, वो कमेंट हमें ज़रूर लिखिए। गोयल जी, बहुत-बहुत स्वागत है। सीधे नमस्कार। हम बात करते हैं सीधे हम बात करेंगे आज जो परिणाम आए हैं 5 राज्यों के, उसमें जैसे कि उम्मीद थी, उस उम्मीद पर जो हम लोग सोच रहे थे बल्कि सारा जो अल्टरनेट वैकल्पिक मीडिया है, वो ये सोच रहा था कि पश्चिम बंगाल और असम के परिणाम अलग होने चाहिए, वो उस तरह के नहीं हुए, ये सबके जग ज़ाहिर है। आखिर ऐसा क्यों हो गया? मैं आपका सीधे सवाल आपका मत जानना चाहता हूँ, आखिर क्या कहते हैं ये परिणाम? गोयल जी। देखिए, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, उनमें सबसे ज़्यादा निगाहें पश्चिम बंगाल पे थी। पश्चिम बंगाल पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा फ़ोकस रहा। वो किसी भी सूरत में इस बार पश्चिम बंगाल को फ़तह करना चाहते थे। कारण ये था कि जितनी पीठ पर इसमें भारतीय जनता पार्टी है, सबसे ज़्यादा मज़बूत पार्टी है, बड़ी पार्टी है, पैसे से मज़बूत है और सबसे बड़ी बात है केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और शाह हैं। ये दोनों जोड़ी कुछ इस तरीके की है कि जिस चीज़ के लिए मन बना लेते हैं, उसको पाकर ही छोड़ते हैं। पश्चिम बंगाल पे 3 बार से इनका प्रयास चल रहा था। 2 बार असफल हुए, लेकिन जिस तरीके से पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल की सरकार को निशाने पे रखा भारतीय जनता पार्टी ने और ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसी, चुनाव आयोग, एसआईआर जैसे मुद्दे इस बीच में काफ़ी गरमाए। जैसे एसआईआर के बारे में जब कुछ बता दें कि पिछले साल से बिहार के चुनाव के दौरान ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन उसी समय से एसआईआर की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग पर लोग सवाल उठाने लगे। बिहार में काफ़ी हो हल्ला हुआ। इसके बावजूद अभी तक एसआईआर पर कोई सुनवाई अंतिम रूप नहीं ले पाई है। अभी भी लोग लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दे रखी हैं, लेकिन वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुनवाई इस तरीके से की जाती है कि राजनीतिक दल, ख़ास तौर से सत्ताधारी दल को इस बात का फ़ायदा मिल जाता है। बिहार में जो एसआईआर हुआ, उसको लेके काफ़ी शिकायतें भी हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सब शिकायतों को दरकिनार कर दिया। चुनाव आयोग ने जो कहा वो पूरी तरीके से सच मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको आगे एसआईआर करने का भी अनुमति दे दिया। उन्होंने कोई भी रोक लगाने की कोशिश नहीं की। इससे आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग सरकार के साथ कदम-ताल कर रहा है, कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट भी उसी उसी मार्ग पे चल पड़ा। पिछले 5-7 साल से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बातें तो बड़ी-बड़ी करता है, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है, तो ये देखिए कि सरकार के आस-पास भी उनको उनके निर्णय आते हैं। ऑब्जर्वेशन में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ में कोई भी एक्शन लेता सुप्रीम कोर्ट दिख नहीं रहा। तो आप ये मान सकते हैं, जो चुनाव के रिज़ल्ट आए पश्चिम बंगाल में, वो एक तरीके से टारगेट टारगेटेड किया गया पश्चिम बंगाल की सरकार को। इसमें एसआईआर की बहुत अहम भूमिका रही। सबसे बड़ी बात ये 12-14 स्टेट्स में एसआईआर किया गया। लेकिन जिस तरीके से आपको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के ज़रिए 28 लाख वोटर काटे गए। ये पहली बार हुआ और किसी प्रदेश में इस चीज़ को लागू नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात थी कि एसआईआर के ज़रिए पश्चिम बंगाल के वोटर्स को छाँटना था। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के ज़रिए 28 लाख वोटर, जो कि जिस चर्चा ये है, ये सब वोटर
केवल हिंदू मुस्लिम वोटर नहीं बल्कि हिंदू वोटर भी थे। ये माना जाता है कि ये जो 28 लाख वोटर करते हैं, इसकी वजह से जो चुनाव हुआ वो इतना ज्यादा कांटे का दिखा। और जो कांटे का वो होता है, चुनाव होता है, तो ये समझ लीजिए कुछ भी हो सकता है। बहुत संघर्ष हो सकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धुआंधार प्रचार किया, और इनके साथ में सबसे बड़ी बात है, देश का जो बड़ा मीडिया हाउसेस है, जिसको लोग अब गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, वो पूरी तरीके से सरकार के साथ में खड़ा दिखा, जिसका असर आम जनता पर पड़ा। आम जनता वही समझती है कि जो टीवी पे चल रहा है, जो न्यूज़पेपर में लिखा है, वो बिल्कुल सच होता है। लेकिन अब वो स्थिति मीडिया की नहीं रह गई है कि ईमानदारी से, निष्पक्षता से रिपोर्ट करे। उनको तो जैसा कि हम लोग अपने समय में करते थे, 2 लाइन भी अगर किसी के खिलाफ में छप जाती थी तो उसको बेइज्जती महसूस होती। लेकिन आजकल तो पूरे-पूरे पन्ने छप जाते हैं, किसी पे कोई असर नहीं दिखता। और सारे के सारे मीडिया हाउसेस इस समय सरकार के चरण चुंबक बने हुए हैं, जो सरकार कह देती है, उसी के ज़रिए जनता में मैसेज दिया जाता है। बड़ा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सरकार के एक तरीके से चरणों में नतमस्तक है, जिसका परिणाम पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को झेलना पड़ा। इस बात में कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी ने बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ा, बहुत जबरदस्त टक्कर दी, और उनका ये आरोप है कि चुनाव आयोग ने मतगणना के दौरान 100 सीटों पर हेराफेरी की है। इस बात को भी लोग अब समझने लगे। जी, 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 बिल्कुल सही आपने कहा। जिस हिसाब से बंगाल का चुनाव देखा जा रहा था, केंद्रीय सत्तासीन पार्टी जिस हिसाब से चुनाव आयोग को डायरेक्शन दे रही थी, चुनाव आयोग जिस हिसाब से काम कर रहा था, केंद्रीय फ़ोर्स वहाँ लगाए जा रहे थे, और उसके खिलाफ में जब मतगणना में कर्मचारियों की ड्यूटी की मुद्दा आया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर हवाला देते हुए वहाँ भी साथ नहीं दिया, और हर बात को ये बिल्कुल लगा जो न्यायपालिका जिस हिसाब से और हमजोली कर रही थी, तो ऐसे में विपक्ष जाए कहाँ? और ये बिल्कुल सामने दिख गया कि भारतीय जनता पार्टी अब सीधे-सीधी एक चुनावी मशीन बन गई है, जो पूरे सिस्टम को समझने लगी है, और सिस्टम को संवैधानिक संस्थाओं को कैसे समझना है, सिस्टम को कैसे समझना है, इन सब चीज़ों को करते-करते वो ग्राउंड पे काम भी करती है। केवल यही नहीं है कि सिस्टम को वो उनके चारों तरफ से काम होते हैं, ऑक्टोपस की तरह से ग्राउंड पे भी काम होता है, संवैधानिक संस्थाओं को भी समझना है, और अपनी हवा भी बनानी है। चुनाव के बिटवीन विशेष सत्र बुला के विवादित जो महिला बिल पास हो गया, उसको दोबारा नए तरीके से पेश करना, ये भी एक उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा लगता है। और विपक्ष का सीधा-सीधा आरोप, जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने चुनाव दमदारी से लड़ा, और वो फाइट करती रहीं, और चुनाव आयोग पर लगातार अ, आरोप लगते रहे, ये कोई छुपे नहीं है। आज भी विपक्षी सांसद या विपक्षी पार्टियों के सांसद और विपक्षी पार्टियों के नेता ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अब सवाल गोयल जी ये है, मेरा दूसरा सवाल, कि ऐसे स्थिति में जब एक ताकतवर सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग उसका साथ देता दिख रहा है, ऐसा आरोप है। ऐसी स्थिति में अब कैसे जो विपक्ष बन के खड़ा हुआ था, जिसे इंडिया नाम दिया गया था, वो इंडिया गठबंधन, या वो उस इंडिया का जो अब जो विकल्प विपक्ष का बना था, जो एकजुट हुआ था, जो एक 2000 जो करंट 24 के चुनाव के बाद ये हुआ, जो पहली बार उसपे थोड़ा-सा ये सत्तासीन सरकार, या कहें मोदी सरकार बैक फुट पे आई, और फिर उन्होंने उसको सँभाला। हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार होते-होते पश्चिम बंगाल तक पहुँच गए। तो अब उसका भविष्य आप कैसे देखते हैं कि ये विपक्ष अब इंडिया का क्या भविष्य होगा इन परिस्थितियों में? जब बंगाल भी अब सत्तासीन पार्टी के हाथ में है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी अब एक अजेय पार्टी बन गई है। विपक्ष को ये लगने लगा है कि अब हम सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जीत नहीं सकते।
तो फिर वो बाहुबल भी है, धनबल भी है और सबसे बड़ी चीज है उसके बाद राजनीतिक सत्ता भी है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को की पार्टी को इन्होंने जोड़ तोड़ करके साम दाम दंड भेद अपनाकर तोड़ा और सरकार गिरवाई है। एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई है। अब विपक्ष को ये समझ जाना चाहिए कि अगर वो साथ नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक एक करके सभी दलों को खा जाएगी। अभी ताजा मामला आप देखिए, दिल्ली में राज्यसभा के 7 सदस्य आम आदमी पार्टी के इन्होंने पार्टी छोड़ने पे मजबूर कर दी। 7 सांसद 10 में से 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अगर यही सांसद किसी और अन्य दल में गए होते तो भारतीय जनता पार्टी उनकी सदस्यता खत्म करवाने की कोशिश में रहती। लेकिन इतने विरोध के बावजूद राज्यसभा में उनको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना लिया गया। अब ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी पार्टी पे बहुत समय से निगाहें हैं। वो पिछले चुनाव में दिल्ली के देखिए किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी के वोटरों को लिस्ट में से नाम काटे। ये समझ लीजिए कि 20% अगर नाम काट लिए अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट से और 20% अपने जोड़ दिए, यानी कि उनको 40% का लाभ हुआ। 20% वोट कट गए आम आदमी पार्टी के, 20% भाजपा के वोट जुट गए। इस वजह से आम आदमी पार्टी को इतना नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि सामने वाली पार्टी के टॉप लीडरशिप को इतना ज्यादा उलझा दो कि वो पार्टी चुनाव में लड़ने के लिए भी सोच ना सके। जिस तरीके से दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल समेत टॉप लीडरशिप जेल भेज दी गई और ये खूब बदनाम किया गया। मीडिया ने इसमें साथ दिया कि शराब जो नीति बनाई गई दिल्ली में वो घोटाले की है। कोई कह रहा है 2000 करोड़ की, कोई जो जिसके मन में आ रहा वो कह रहा। इससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को यह मिला कि मीडिया का साथ मिलने से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बदनाम कर दिया। जो उनकी 22 सीटें आई, ये समझ लीजिए कि 22 सीटें उनकी और भी आ सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर उनके साथ में पुराना बदला दिया। अब आप समझिए कि कांग्रेस का वोट जितना भी था, जो छिटका वोट पिछले 10 सालों में, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी में गया। अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनाव के दौरान कांग्रेस को ही निशाने पर रखा था और समझ लीजिए कि शीला दीक्षित जो 15 साल से वहां पे मुख्यमंत्री थी, उनको हराकर अरविंद केजरीवाल वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में बने। कांग्रेस को ये लग रहा था कि हमारे वोट में सेंध लगाकर अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा उनका नुकसान किया। यही वजह थी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर अरविंद केजरीवाल को हराने की सुपारी ली। इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस ने यह अपनाया कि हम एक तरीके से हम अगर कुछ फायदा नहीं उठा सकते तो अरविंद केजरीवाल को भी हम वो नहीं करने देंगे, राज नहीं करने देंगे। यानी दिल्ली दूध न पी पाएगी तो लुढ़का देगी। बिल्कुल वही हाल कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के साथ किया। अब केजरीवाल, कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन को ये सोच लेना चाहिए कि लगातार भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों को तोड़ने में लगी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में 2 बड़ी पार्टियों को उन्होंने तोड़ दिया, अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर अलग रहे, यानी एक रहे तो सेफ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाला नारा इनको याद रखना चाहिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वरना एक एक करके भारतीय जनता पार्टी काट के अलग कर देगी। वरना इंडिया ब्लॉक का अस्तित्व तो ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, अगर हालात नहीं सुधरे तो। अगर बचना है तो इंडिया ब्लॉक में एकजुटता दिखाई देनी चाहिए। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव जीतने की मशीन बन चुकी है, जिसने सारे सिस्टम को अपने अनुसार ढाल लिया है और अब ये तय मतदान में मतदाता बाद में करेगा, पहले चुनाव आयोग ये तय कर देता है कि मतदाता कौन होगा। जी, ऐसी तस्वीर सामने आ गई है और इसके बाद
चूँकि उनको इस चीज़ का अनुभव है कि उनकी पार्टी ग्राउंड पे जाके काम करती है। पन्ना प्रमुख से लेके ब्लॉक लेवल पे, जिले लेवल पे वो अपने संगठन को मजबूती देते हैं और प्रेषक भेजते हैं। बंगाल चुनाव में करीब 2000 से ज़्यादा पड़ोसी राज्यों से लोग वहाँ कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्रों में करीब कैंपिंग कर रहे थे। 1-1, डेढ़-डेढ़, 2-2 महीने कैंपिंग कर रहे थे। एक-एक विधानसभा, एक-एक नेता और मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद वहाँ पे तैनात थे। तो अब विपक्ष को, जैसा कि आपने कहा कि इंडिया ब्लॉक को भी समझना पड़ेगा कि इनकी टारगेट है छोटी-छोटी पार्टियों को खत्म कर देना। छोटी पार्टियाँ अभी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि हमें एक भारत की सबसे बड़ी पार्टी जो अभी तक सत्ता में रही, जो स्वतंत्रता के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से खड़ी हुई थी और उसको हमको मान लेना चाहिए। आज भी उनका जनाधार है, आज भी उनको देखा जाए वो जीत नहीं पा रहे हैं, कई स्टेट्स में नहीं है, लेकिन आज भी वोटों का प्रतिशत उनके पास सबसे ज़्यादा है। अगर समग्रता से पूरे हिंदुस्तान को देखा जाए, छोटे दलों को ये मानना पड़ेगा कि अगर एक वैकल्पिक एक विपक्ष देना है, तो हमको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होने के लिए अपने स्वार्थ छोटे-छोटे छोड़ने पड़ेंगे और तभी एक स्वस्थ विकल्प दे पाएँगे, जो कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में ये ज़रूरी नहीं है कि एक सत्तासीन पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को अपने हिसाब से ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, न्यायालय, यहाँ तक कि न्यायालय को भी अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लगे, उनको डराने-धमकाने लगे या लालच देने लगे, ये भी स्थिति सही नहीं है। चुनाव आते-जाते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक सशक्त विपक्ष हो और एक पक्ष हो। वो जैसा कि आपने कहा कि इंडिया ब्लॉक को आगे आगे जाना है या अपने को सर्वाइव करना है, तो अब क्षेत्रीय दलों को समर्थन करना पड़ेगा, खुल के, दिल खोल के काम करना पड़ेगा, अपने निजी स्वार्थ को ताक पे रखने पड़ेंगे, तभी ये तस्वीर बदल सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने गोयल जी आए, आपने इन चुनाव के परिणामों पे और आगे लोकतंत्र कैसे स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित हो, कैसे स्वस्थ चुनाव हो, इस पे चर्चा की। अगली बार हम फिर किसी मसले पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शुक्रिया गोयल जी। नमस्कार, नमस्कार।